नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब सरकारें नया कानून या योजनाएं बनाती हैं तो उनके पीछे का आधार क्या होता है जो हमारे देश को सही दिशा में ले जाती हैं। तो आज हम इसी विषय को डिटेल में जानेंगे जिसे हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है और इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, आज चौथा चैप्टर है जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको बनाना ज़रूर आना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका फुल फॉर्म हुआ जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नाम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये बात आपको एकदम याद होनी चाहिए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अब देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। चलिए हम बारी बारी से सारे अनुच्छेद को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आपको याद नहीं करना है, बस सुनना है। जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान सभा के सलाहकार थे बेन राव। कौन थे? बेन राव। इन्होंने सलाह दिया था कि भारतीय संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार रखे जाएं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मौलिक अधिकार रखे जाएं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बेन राव। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए, एक जो था उन्होंने कहा एक हो जो तुरंत लागू हो और न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हैं। जो न्यायालय में परिवर्तनीय है वो तुरंत लागू हो जाता है। अब देखिए, दूसरा कहा था इन्होंने, मौलिक अधिकार ही इन्होंने कहा था। इसको देखिए, दूसरा कहा मौलिक अधिकार वो हो जो सरकार धीरे धीरे लागू करे लेकिन यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो। बेन राव के विचार तो माने गए लेकिन इन्हें मौलिक अधिकार 1 और 2 के नाम से नहीं जाना गया। इन्हें मौलिक अधिकार 1 और 2 के नाम से नहीं जाना गया, बल्कि जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं थे उन्हें नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, सरल भाषा में याद करिए, जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं उन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं और जो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो आगे और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इस पॉइंट को ज़रूर याद कर लेना। कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। हम सरकार से लागू नहीं करा सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम सरकार से लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को हम लागू ज़रूर करवा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य 2 था। एक, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। दूसरा था आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक स्थापना करना। चलिए डिटेल में और मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेद हैं। एक है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है उदारवादी। वादी का मतलब होता है विचारधारा। तो गांधीवादी गांधी विचारधारा से संबंधित रहेगा और जो है समाजवादी वह समान कार्य और सभी के लिए समान अवसर, वह समाजवादी अनुच्छेद से संबंधित रहेगा। उदारवादी है वो उदार विचारधारा से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 36 में वही दिया गया है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में पहला आपको याद हो गया, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37
अनुच्छेद 37 देखिए, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है? यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इन दोनों को आपको साथ में याद करना है, तभी याद होगा। इन दोनों को आपको एक साथ याद करना है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में क्या है? यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों, 2 अनुच्छेद आपको याद हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, इस दोनों को आपको साथ में याद करना है। अनुच्छेद 38 को देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थापना की बात की गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? संसाधनों का उचित वितरण, सबके पास संसाधन हो। और एक बात इसमें और कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए इसको आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 39 में क्या है? संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। इन दोनों को आपको साथ में याद करना है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, सभी को समान न्याय दिया जाएगा अनुच्छेद 38 के तहत। और अनुच्छेद 39 के तहत संसाधनों का उचित वितरण किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 कहता है। तो इन दोनों को आपको इस प्रकार याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 39A अर्थात का, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद क्या कहता है? तो यह अनुच्छेद कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये अनुच्छेद कहता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए आरक्षण दिया गया है कि सभी को समान न्याय दिया जाए। समान न्याय, तो समान अवसर के आधार पर सभी को समान न्याय दिया जाए, अनुच्छेद 39 का कहता है। आइए अनुच्छेद 40 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 40, 41 और 42, 43 को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 40, इसको आपको एक लाइन में याद करना है, बस पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इतना याद कर लो बस। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लास्ट में पूछूंगा, बताना है आपको। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ विशेष दशाओं में काम मिलने का अवसर आपको मिलेगा। अनुच्छेद 42, कार्य न्याय संगत हो। तो देखिए, अगर आप बीमार हैं, जो कुछ विशेष दशाओं अगर है आपके पास, बीमार हैं या कुछ और है, गरीबी है, तो उस दशा में आप काम पा सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 42 क्या कहता है? कार्य न्याय संगत हो, वहाँ की दशा मानवीय हो। आपको जो काम दिया जाए, अनुच्छेद 42 कहता है आपको जो काम दिया जाए वो कार्य न्याय संगत हो और वहाँ मानवीय दशा हो, अर्थात मानव रहने लायक हो। तो अनुच्छेद 41 में आप काम पा गए, अनुच्छेद 42 में काम करने की दशा अच्छी हो, यही कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी। जब आप अनुच्छेद 41 में काम कर रहे हैं और अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत है, मानवीय दशा है, और अनुच्छेद 43 कहता है आपको निर्वाह मजदूरी, जीवन यापन के लिए मजदूरी तो मिलनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे आप काम करेंगे, यहाँ आपसे न्याय संगत काम आपको दिया जाएगा और लास्ट में आपको मजदूरी दिया जाएगा। तो देखिए इन तीनों को आपको साथ में याद करना है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, तीनों याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 41, कुछ विशेष दशाओं में काम मिलने का अवसर आपको है। अनुच्छेद 42, कार्य न्याय संगत, वहाँ की दशा मानवीय हो। अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी यानी जीवन यापन हो सके। कुटीर उद्योग का विकास हो, कुटीर उद्योग का विकास किया जाए। बस इसे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। बहुत ही आसानी से याद करेंगे। देखिए 4 और 4 लिखा गया है। 4 समान है ना, ये दोनों समान है, इसलिए अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है।
तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। बस एक लाइन याद करना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ समान नागरिक संहिता क्या होती है, बाकी आपको याद नहीं करना है। तो देखिए हमारे यहाँ दो तरह के कानून हैं, एक नागरिक कानून और दूसरा सामाजिक कानून। सबसे पहले आप लोग सामाजिक कानून को समझिए, तब नागरिक कानून समझ में आएगा। देखिए सामाजिक कानून जो क्रिमिनल केस या जो दीवानी मामलों में जो केस आते हैं उसके लिए किसी भी जाति किसी भी धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं है, जो सभी के लिए समान कानून है, सभी के लिए एक ही समान कानून है। लेकिन जो नागरिक कानून है, अब नागरिक कानून समझिए। यहाँ पे देखिए जो नागरिक कानून है, मैं आपको नागरिक कानून समझाता हूँ। देखिए नागरिक कानून, इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, अपनी संपत्ति को अपने वंशजों को देना विभिन्न धर्मों में अलग अलग होते हैं। इनको समान करने के लिए इसका दायित्व सरकार को दिया गया है। इसका दायित्व किसे दिया गया है? सरकार को दिया गया है कि सरकार इसको समान करे, लेकिन सरकार अभी तक इसको समान नहीं कर पाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक है सामाजिक कानून जो सभी के लिए समान है, नागरिक कानून अलग अलग है, लेकिन इसका दायित्व किसके पास है? सरकार के पास है, समान करे। तो यही है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब देखिए जो मौलिक अधिकार में कहा गया था, यहाँ पे मैंने उसे भी लिख दिया है। मौलिक अधिकार में देखिए अनुच्छेद 21A अर्थात 21 का में कहा गया है, इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष। और जो अनुच्छेद 45 है वो 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों? आपको 3 तोड़ के याद करना चाहिए, अच्छे से याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ अनुच्छेद 46 क्या कहता है। चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, उनके हित आदि कार्य के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे उनको बढ़ावा मिले और आगे बढ़ सकें। तो अनुच्छेद 46 यही कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, उनके हित आदि कार्य के लिए सरकार को कुछ करना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, इसका मतलब है नशीले पदार्थ बंद कर सकती है सरकार। जो बिहार है जिसमें शराब बंद है, लेकिन अनुच्छेद 47 देखिए क्या कहता है? मद्य निषेध, नशीले पदार्थ बंद कर सकती है सरकार, लेकिन जैसे जैसे सरकार सक्षम होगी वैसे वैसे बंद करेगी। अभी तो फिलहाल चल रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 जैसे अनुच्छेद 47 में वह मद्य निषेध हो गया था, मान लीजिए शराब पीना छोड़ दिया था। अनुच्छेद 48 अब वह काम कर रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। और अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है? दुधारू पशुओं को बढ़ावा दे, मतलब गौशाला की व्यवस्था की जाए और दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए, ये कहता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 से अर्थात का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण किया जाए, अर्थात वृक्षारोपण किया जाए। तो अब पेड़ पालो लगाया जाए, अनुच्छेद 48 कहता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक मंदिर आदि का संरक्षण किया जाए। तो जैसे हमारा लाल किला है, ताजमहल है, ये सब हमारे राष्ट्रीय स्मारक है और इनकी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए और इनका पुतैया पेंट सब कुछ सरकार को करना चाहिए, उनका सुरक्षा सरकार करे। अनुच्छेद 49 यही कहता है, राष्ट्रीय स्मारक मंदिर आदि का संरक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का वर्णन है। देखिए, कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका में आपके पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सीएम हो गए, मंत्री हो गए आदि आते हैं कार्यपालिका में। लेकिन जो है न्यायपालिका, न्यायपालिका में जज, वकील आदि आते हैं। तो देखिए, ये 2 प्रकार अलग-अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात दोनों अलग-अलग हों। अनुच्छेद 50 यही कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग-अलग हों, नहीं तो लोकतंत्र का उल्लंघन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की जाए कहता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखा है तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को बना देंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? मैंने बताया था 4 दोनों समान है, तो समान नागरिक संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में है। हाँ, सही जवाब था अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। अब देखिए तीसरा, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बहुत ही आसान है, अकेले याद करवाया था, अनुच्छेद 40 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही आसान है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग-अलग हों बताया गया है। अब देखिए पाँचवां, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखा तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।